वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से मैं राम सुरेश सिंह आपके सेवा के लिए ऑनलाइन पर उपस्थित हूँ। आज का विषय फिजिक्स अर्थात भौतिकी का पहला भाग होगा। भौतिकी की शुरुआत आज से ही हो रही है, क्योंकि आपको सूचित किया जा चुका है कि सोम मंगल रसायन होगा, बुध गुरु फिजिक्स होगा, भौतिकी होगा, शुक्र और शनि आपको जो है ना जीव विज्ञान होगा, बायोलॉजी होगा। तो आज इसी क्रम में हम फिजिक्स अर्थात भौतिकी का भाग 1 की शुरुआत कर रहे हैं। प्रिय बच्चे, इस ऑनलाइन में आपको उसी क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा जो मुख्य रूप से पार्ट 1, 2 से इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगी उसको आपको पढ़ाया जा रहा है। जहां भी समझ में नहीं आए, जो भी आपको दिक्कत हो, हमारे मोबाइल नंबर 99 पर मैसेज देकर या फोन करके आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं, अपनी सुझाव दे सकते हैं या हमसे कुछ पूछ सकते हैं। तो लीजिए, इसी क्रम में भौतिकी भाग 1 का पहला बिंदु या क्वेश्चन आपका रहा प्रकाश का परावर्तन। अर्थात क्वेश्चन आता है परीक्षा में, प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं, इनके नियम को लिखें। प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं, इसके नियम को लिखें। या वस्तुनिष्ठ में भी आपको रहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब अगर एक ही तल में हो तथा आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर हो तो इसे क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो लीजिए, प्रकाश का परावर्तन जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर देंगे किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर प्रकाश को फिर उसी माध्यम में वापस होना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। किसी, यहां पर आप स्पष्ट देखें, लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन क्या है? किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर प्रकाश को उसी माध्यम में वापस होना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए यह एक चिकनी सतह है, इधर से एक किरण आ रही है, तो आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और इस सतह से परावर्तक सतह होगा। इस परावर्तक सतह के किसी बिंदु से टकराकर फिर इसी माध्यम में, अगर नीचे आ जाता है तो माध्यम दूसरा हो जाएगा, फिर इसी माध्यम में वापस होना परावर्तित किरण होगा। और इस बिंदु पर ऊपर से डाली गई लंब को हम अभिलंब या लंब कहते हैं। तो यही लिखा गया है यहां कि किसी चिकनी या चमकीली सतह पर, मान लीजिए यह चिकनी या चमकीली सतह है, सतह से टकराकर यानी आपतित किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस होना परावर्तन कहलाता है। अर्थात स्पष्ट हुआ यह 3 लाइन कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो किसी चिकनी या चमकीली माध्यम से
प्रकाश को टकराकर फिर उसी माध्यम में जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे ए से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तक सतह O से टकराकर B की तरफ वापस होना निकलना परावर्तन कहलाता है। प्रिय बच्चे, अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम अगर ऑब्जेक्टिव में रहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो ए ऑप्शन में रहेगा 2, बी में रहेगा 4, सी में रहेगा 3, डी में रहेगा अनेक। तो आप चेकेंगे 2, क्योंकि यहां नियम लिखा हुआ है कि 2 होता है। प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होते हैं, और पहला नियम कौन है यहां लिखा हुआ है, दूसरा नियम क्या है यहां लिखा हुआ है। प्रिय बच्चे, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम में पहला नियम है हमारा आपतित किरण। यहां पर ध्यान दीजिए, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। मान लीजिए यहां सूर्य है, यहां से प्रकाशीय स्रोत है या कोई भी प्रकाशीय स्रोत है, तो यहां से जो किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और सतह पर जहां टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु यहां पर O हो गया, आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु से टकरा कर वापस होने की घटना को, वापस होने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो इस प्रकार से यह आने वाली किरण आपतित किरण हुआ और वापस होने वाली किरण परावर्तित किरण हुआ। और जिस सतह पर जिस बिंदु पर टकराती है वह आपतन बिंदु हुआ, और इस आपतन बिंदु पर ऊपर से डाला गया अभिलंब हुआ, जिसे लंब कहे या अभिलंब कहे। तो इस तरह से प्रथम नियम हो गया आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अर्थात डाला गया लंब या विलंब, तीनों 1, 2, 3 तीनों एक ही तल में होता है, एक ही बिंदु पर होता है। यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हुआ। अतः स्पष्ट है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाली गई अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। दूसरा नियम अगर पूछा जाए तो आपतन कोण I, आपतन कोण क्या है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। इसे आपतन कोण कहा जाता है। प्रिय बच्चे, आपतन कोण को I से जो सूचित करते हैं, तो आपतन कोण यह हुआ आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं और आपतन कोण को I से। अतः स्पष्ट हुआ कि आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। प्रिय बच्चे, इसमें समझना यह भी है कि अगर परीक्षा में कहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि आपतन कोण अगर 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो प्रिय बच्चे आप जान गए हैं कि आपतन कोण के बराबर ही होता है परावर्तन कोण। अगर आपतन कोण दिया है 40 डिग्री तो परावर्तन कोण भी अवश्य 40 डिग्री होगा। इस तरह से परीक्षा में पूछता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण से बराबर होता है या किसका नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम है। अतः फिर एक बार देखें, किसी चमकीली या चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश को उसी माध्यम में वापस होना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है।
प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। दूसरा होता है आपतन कोण I, परावर्तन कोण R आपस में बराबर होता है। प्रिय बच्चे, दूसरा बिंदु हुआ आज का प्रकाश का अपवर्तन क्या है। परावर्तन और अपवर्तन में अंतर होता है और दोनों एक बार समझाने का अर्थ यह हुआ कि कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो बच्चे अपवर्तन का पूरा परिभाषा लिखते हैं। कभी कभी प्रकाश का अपवर्तन पूछता है तो बच्चे परावर्तन का आंसर दे देते हैं। यानी इस परावर्तन और अपवर्तन को जल्दीबाजी में नहीं समझ पाते, जिसके कारण आप तो आंसर देते हैं लेकिन आपका आंसर गलत हो जाता है और नंबर नहीं मिल पाता है। इसीलिए मैंने आज आपको परावर्तन और अपवर्तन को एक साथ समझाने की कोशिश किया। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम और दूसरे माध्यम को समझिए, इस तरह से आपका माध्यम हुआ, यहां हवा हुआ, यहां पानी अगर है, यहां कांच अगर है, शीशा है, यहां से अगर सूर्य का प्रकाश हो, कोई प्रकाशीय स्रोत है जो यहां से चला यानी हवा से गुजरा, हवा में चला प्रकाश की किरण, तो यहां आया तो हवा जो है पानी से भी विरल होता है, पतला होता है, तो यहां इसको ऐसे जाना चाहिए, तो यह विरल माध्यम से सघन में जाती है, तो यह अपने अभिलंब से की ओर झुक कर जाएगी, जाना चाहिए प्रिय बच्चे ऐसे सीधी रेखा में, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसे सीधी ही जाना चाहिए। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण जब किरणें सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यही फिर यहां पर आएगा तो फिर हम अभिलंब डालेंगे, इसको जाना चाहिए ऐसे, तो यह फिर झुकेगा, और अगर अंत में ये फिर अगर हवा में आ जाता है तो इसको आना चाहिए ऐसे ही, लेकिन अभिलंब अगर डालते हैं तो यह ऐसे भाग जाएगा। यानी फिर क्यों भागा, यह इसलिए भागा कि जो है यह फिर विरल माध्यम हो गया, हवा से सघन पानी होता है, पानी से सघन कांच होता है, और कांच से विरल हवा होती है, और प्रकाश के गमन की नियम है कि प्रकाश अगर निर्वात में जा रही है तो वह सीधी रेखा में जाएगी, अगर वह किसी सघन और विरल माध्यम में जा रही है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह अपने अभिलंब से दूर भागती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। तो इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में ऐसा फिगर बनेगा और प्रकाश के परावर्तन में ऐसा फिगर बनेगा। प्रिय बच्चे, जब भी आपसे प्रकाश का अपवर्तन पूछा जाए तो ये आंसर देना है, जब प्रकाश एक माध्यम से अर्थात हवा से किसी दूसरे माध्यम में अर्थात पानी में या कांच में जाती है तो वह प्रकाश की किरण अपने पक्ष में बदलाव लाती है। बदलाव का अर्थ प्रिय बच्चे आप समझ ही गए कि अपने पक्ष से या दूर भागेगा या अभिलंब की ओर झुकेगा। तो इस झुकाव को और फैलाव को ही हम जो है पथ परिवर्तन के नाम से जानते हैं, पथ में बदलाव के नाम से जानते हैं। तो यही हुआ, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अपने पथ में यानी अपनी रास्ता में सीधी रेखा में आने वाली किरण अपने पथ में
बदलाव करती है, यानी अविलंब की ओर झुकती है या अविलंब से दूर भागती है, तो उसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आशा है कि प्रकाश का अपवर्तन आप समझ गए होंगे, और यह फोटो भी, इसके लिए ए फोटो अनिवार्य है, इसके लिए ए फिगर फोटो अनिवार्य है। अब प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं प्रिय बच्चे, अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। तो पहला नियम है आपतित किरण, यानी आने वाली किरण। अपवर्तित किरण यानी अपवर्तित दूसरे माध्यम में हो गया, उसी माध्यम में होगा तो यहां परावर्तित होगा। यहां भी यही नियम है, आपतित किरण, यहां भी है आपतित किरण, लेकिन यहां बदल गया, ये परावर्तित किरण है क्योंकि वह उसी माध्यम में वापस हो रहा है। यह अपवर्तित किरण है क्योंकि यह जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। तो यही हुआ आपतित किरण, और ये अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों यहां ही है। आपतित किरण यहां से गुजरने वाली, निकलने वाली किरण, और डाली गई अविलंब, तीनों एक ही बिंदु पर मिल रही है। वही लिखा हुआ है पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब एक ही तल में होता है। केवल आपतित और आपतित दोनों में एक ही रहेगा, केवल परावर्तन में परावर्तित लिखाएगा, अपवर्तन में अपवर्तित लिखाएगा। दूसरा नियम है प्रिय बच्चे कि नहीं दो पारदर्शी माध्यम में, पारदर्शी का अर्थ हुआ यहाँ हवा और पानी या कांच, तीनों से प्रकाश गुजरती है। पारदर्शी का अर्थ होता है पारदर्शक वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार करे, उसे पारदर्शी कहते हैं। तो यहाँ हवा से भी प्रकाश गुजर जाता है, पानी से भी गुजरता है और कांच से भी गुजरता है, ये सभी पारदर्शी है। तो कि नहीं दो पारदर्शी माध्यम में, जैसे हवा और पानी में, कि नहीं दो पारदर्शी माध्यमों के लिए जो है कोण आई, अपवर्तन कोण आई और आपतित कोण आई और अपवर्तन कोण आर, यानी साइन आई और साइन आर एक नियतांक में होता है। इस नियतांक को प्रिय बच्चे म्यू या म्यू से सूचित किया जाता है, जिसको इस तरह से छोटा यू देकर जो है बाएं तरफ का मुंह नीचे खींच दिया जाता है, जिसे हम म्यू कह सकते हैं, म्यू भी कह सकते हैं, यानी नियतांक म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। प्रिय बच्चे दूसरे नियम को, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अतः अगर परीक्षा में पूछता है कि म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर किसका नियम है, तो रखेंगे आप स्नेल का नियम। अगर ऊपर लिखता है क्वेश्चन में कि स्नेल का नियम कौन है, तो नीचे आपको देखना होगा कि म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, या कहीं सीधे साइन आई बटा साइन आर भी लिखा रहता है। तो और ए ऑप्शन अगर आता है साइन आई गुने साइन आर, बी ऑप्शन आता है साइन आई बटा साइन आर, सी ऑप्शन आता है साइन आई प्लस साइन आर, डी ऑप्शन आता है साइन आई माइनस साइन आर। तो आप ध्यान देंगे स्नेल का नियम होता है साइन आई बटा साइन आर। इस तरह से प्रिय बच्चे हमने एक साथ परावर्तन का नियम और अपवर्तन के नियम समझाने की कोशिश की। आशा है कि समझ ही गए होंगे। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप संपर्क करें 99 397 18 416 पर। प्रिय बच्चे अगला मेरा बिंदु है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में आप लोग जानते होंगे कि किसी प्रकाश को किसी माध्यम से गुजरने पर जब माध्यम अपारदर्शी हो जाती है तो उसके विपरीत छाया में, विपरीत दिशा में उस वस्तु की छाया बन जाती है, जिस छाया को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे सुबह में आप कहीं धूप में खड़ा होंगे तो आपकी परछाई पश्चिम दिशा में बढ़ेगा,
और दोपहर के बाद अगर कहीं आप धूप में खड़ा है तो सूरज जो है पश्चिम में चला जाता है, इसलिए सूरज की किरण पश्चिम से आएगी और हमारा शरीर अपारदर्शी है, इसलिए मेरा परछाई पूरब की दिशा में बनेगी। इसी तरह से किसी भी चीज का छाया को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो यही यहां समझना है कि वास्तविक प्रतिबिंब यानी वास्तविक छाया क्या है और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक छाया, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। प्रिय बच्चे, जब किसी लेंस से या किसी माध्यम से प्रकाश अगर गुजरता है या दर्पण से गुजरता है, इस तरह से मान लिया जाए या दर्पण जो है अवतल दर्पण है, जिस दर्पण का उभरा भाग कलर आता है यानी रंगा रहता है। जैसे ऐनक आप देखेंगे, ऐनक के खोल को निकाल कर देखेंगे तो ऐनक में जो शीशा रहती है एक तरफ से पेंट रहता है किसी न किसी रंग से, तो पेंट भाग को ही हम कलई कहते हैं। अगर इस तरह से अगर कलई हो, उभरा हुआ भाग, उठा हुआ भाग कलई हो, तो इसको अवतल दर्पण मानते हैं। अगर भीतर का भाग अगर कलई हो, इधर से प्रकाश आता हो, सूरज की रोशनी या कोई भी माध्यम से अगर प्रकाश आता है यानी उभरा हुआ भाग से प्रकाश टकराता है तो वो उत्तल होता है, और ढसा हुआ भाग से प्रकाश टकराता है तो वह जो है ना अवतल होता है। तो मान लीजिए इस अवतल दर्पण में यहां पर हम कोई वस्तु रख रहे हैं और यहां से सूरज की रोशनी या कोई प्रकाशीय माध्यम से प्रकाश निकाल रहे हैं, तो इस तरह से जाएगा और दर्पण के इस बिंदु पर, एन बिंदु पर टकराएगा। टकराने के बाद यह जो है फिर वापस आएगा इस नियम से, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से यह वापस आएगा तो एफ से आएगा यानी फोकस बिंदु से आएगा। दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ पर जो सी होती है वक्रता केंद्र, उससे गुजरता है और वह पुनः उसी पथ पर गुजर जाता है। इस तरह से यह वास्तव में यह स्पष्ट है, कोई नहीं कह सकता कि यह नहीं कटा है। यह स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पर कटा है बी पर। अगर यह जो है ना ए बी प्रतिबिंब है तो इसका ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनेगा। यह वास्तव रूप में कटा, इसलिए यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। जो स्पष्ट रूप से कट जाए, किसी न किसी बिंदु पर कट जाए, उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और जो नहीं कटता है, आशा है कि वहां जाकर मिल जाएगा या प्रतिबिंब या छाया और वह छाया दोनों आपस में मिल जाएगा, तो मिलने की आशा होती है, गारंटी नहीं होती कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग जो है ना काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहां देखें, एक साथ इस दोनों को समझना है। जैसे इस दोनों को एक साथ समझे, उसी तरह से इस दोनों को एक साथ समझना होगा। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तविक रूप से किसी बिंदु पर मिलती है। जैसे यहां बी बिंदु पर वास्तविक रूप से जो है मिला। यह उल्टा होता है, जैसे इसका मुंह ऊपर है तो अब नीचे की तरफ होगा, यह उल्टा बनता है। इससे पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी इसको आप जो है पर्दा पर उतार सकते हैं, इसको जो है ना आप फिल्म पर उतार सकते हैं। यह दर्पण के आगे बनता है, ये दर्पण है इधर ही बनता है, आगे बनता है। तो प्रिय बच्चे, वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तविक रूप से किसी बिंदु पर मिलती है, यह दर्पण के आगे बनता है और इसे पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, और यह उल्टा बनता है, ऊपर फोटो है तो नीचे बनता है। इस फोटो से आप इस परिभाषा को और इस परिभाषा से आप इस फोटो को जो है एक साथ समझने की कोशिश करेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब आसानी से याद हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तविक रूप से किसी बिंदु पर मिलती है, जहां जैसे यहां बी डैश पर मिला। यह उल्टा बनता है, जैसे ऊपर है तो नीचे बनता है।
इससे पर्दा पर अपराध किया जा सकता है, अर्थात इसको हम कहीं भी इस फोटो को, प्रतिबिंब को ले जा सकते हैं। यह दर्पण के आगे बनता है, यह दर्पण के आगे बनता है। ठीक प्रिय बच्चे, इसकी उल्टा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। जैसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में किरणें किसी निश्चित बिंदु पर नहीं कटती, यानी यह किसी निश्चित बिंदु पर कटती नहीं है, सिर्फ महसूस होती है कि कटेगा। यह सीधा होता है, यह उल्टा होता है, यह सीधा होता है। प्रिय बच्चे, यह मिलती है, किसी बिंदु पर कटती है, यह नहीं कटती है। यह उल्टा होता है, यह सीधा होता है। इसे पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दा पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यह दर्पण के आगे बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। तो अलग अलग पूछे तो इस तरह से देंगे। कभी कभी प्रिय बच्चे परीक्षा में वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब में अंतर पूछता है, तो अंतर के लिए आप ऐसे दे सकते हैं, यहां लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, यहां लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब। आप एक पॉइंट में लिख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब में यहां तक, वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तविक रूप से किसी बिंदु पर मिलती है, एक पॉइंट में यहां तक लिखेंगे। ठीक उसी तरह से काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में किसी निश्चित बिंदु पर कटती नहीं है, सिर्फ महसूस होती है, इस पूर्णविराम तक यहां एक में लिखेंगे। एक पॉइंट अंतर हो गया प्रिय बच्चे। दूसरा लिखेंगे यह उल्टा बनता है, यहां लिखेंगे दूसरा पॉइंट, यह उल्टा बनता है, तो उसका उल्टा इसमें आ गया, आपको सीधा बनता है, तो यहां लिखेंगे यह सीधा बनता है। प्रिय बच्चे, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे इसे पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, तो यहां लिखेंगे इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चौथा पॉइंट प्रिय बच्चे, इसमें लिखेंगे यह दर्पण के आगे बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, तो इसमें लिखेंगे कि यह दर्पण के पीछे बनता है। इस तरह से प्रिय बच्चे जो है आपका अंतर भी हो जाएगा। तो प्रिय बच्चे, मैंने आपको भौतिकी के भाग 1 शुरुआत किया, जिसमें आज 4 प्रश्न डाला और समझाया। ऑब्जेक्टिव भी इससे होगा, लघुत्तरीय भी होगा, आप समझे रहेंगे, इसका खंड खंड पाठ पाठ आपको याद रहेगा, तो आप किसी भी प्रश्न के जवाब एक साथ दे सकते हैं। और हमें आशा है कि आप समझ भी गए होंगे। जहां भी दिक्कत है संपर्क करें, थोड़ा ही हम पढ़ाएंगे ताकि आपको इस वीडियो को देखने में टाइम भी नहीं लगे अधिक, और रोज के रोज कम रहने पर आपको याद भी हो जाए। घबराए नहीं, 4 माह के अंदर हम आपका सिलेबस समाप्त भी करेंगे। बच्चे, अगर आपको यह पढ़ाई अच्छी लगती हो तो हमारे स्कूल को मदद करें और इसमें आप अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो है ना लोगों में इसकी जो है ना कहें कि वंदना शिक्षण संस्थान जो है ना ऑनलाइन पढ़ाई शुरू किया है। एक बार पढ़ के देखो, 2 बार पढ़ के देखो, उसके बाद में वह विद्यार्थी स्वयं देखने लगेगा, जैसा कि मुझे महसूस हो रहा है। आशा है कि आज की पढ़ाई भी आपको अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।